हाँ, तो स्टूडेंट्स एपिसोड 15 में हम लोग देखेंगे प्रकाशीय तंतु। तो प्रकाशीय तंतु क्या है? तो हम लोग इसके पहले एपिसोड में क्या देखे थे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक यंत्र है, यानी डिवाइस है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि प्रकाशीय तंतु किस घटना पर आधारित? तो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक प्रकाशीय यंत्र है, ऑप्टिकल डिवाइस है, प्रकाशीय यंत्र है जो बहुत ही कम ऊर्जा की हानि पर प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो ये क्या है? पहुंचाता है। तो प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना पर आधारित एक प्रकाशीय यंत्र है जो बहुत ही कम ऊर्जा की हानि पर प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो और ये बनता कैसे है? तो ये बनता है, एक कांच का पाइप होता है या क्वार्ट्ज का, बहुत ही उच्च कोटि का ग्लास होता है क्वार्ट्ज का। वो 1 माइक्रोमीटर के रेडियस का होता है, यानी इसका जो आप अगर रेडियस मान लीजिए तो इसका रेडियस हो गया 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है। तो अब ये कांच का, अच्छे क्वालिटी के कांच का या प्लास्टिक का या क्वार्ट्ज का एक पाइप होता है जिसका रेडियस 10⁻⁻6 मीटर यानी 1 माइक्रोमीटर के क्रम में होता है। और इसके ऊपर जो है एक इससे कम अपवर्तनांक वाले पारदर्शी पदार्थ का जो है पेंट कर देते हैं। तो इसका नाम क्या कहलाता है? तो इसका नाम कहलाता है क्लैडिंग। इसको क्या कहते हैं? क्लैडिंग। क्लैडिंग कर दिए। ये भी पारदर्शी पदार्थ का है। अब इसकी खासियत क्या है कि इस पाइप का जो पदार्थ है म्यू पी, पाइप का जो अपवर्तनांक है म्यू पी, वो बड़ा है किससे? म्यू सी यानी क्लैडिंग से। क्लैडिंग का अपवर्तनांक कम है और इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे प्रकाश की किरण को हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को भेजते हैं यहाँ से। अब यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ आपतन कोण हुआ और ये अभिलंब हो गया। तो यहाँ आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण हुआ। और यदि आपतन कोण बड़ा है क्रांतिक कोण से, तो आपतन कोण बड़ा है क्रांतिक कोण से, तो क्या होगा? तो ये सघन माध्यम से चलने वाली किरण सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाएगी, सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाएगी। यानी जितने कोण पे अगर जाएगी 40 डिग्री पे, तो 40 पे ही लौट जाएगी। यानी ये R जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का जो कोण होगा वो क्या होगा? R। तो ये I और R बराबर होंगे। फिर ये जितना R उतना ही कोण पे ये रिफ्लेक्ट होगा और ऐसे प्रकाश की किरण यहाँ पहुँचेगी। और ये प्रकाश की किरण इस पॉइंट पे पहुँचेगी और उस वस्तु पे गिरेगी जिस वस्तु को हमें देखना होता है। ठीक है। तो अभी क्या बताया आपको कि यहाँ से ये तो क्लाइडिंग कर दिया गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आई तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। और ये आपतन कोण यदि बड़ा है क्रांतिक कोण से, तो सघन माध्यम से चलने वाली किरण सघन माध्यम में ही लौट आई। तो ये अगर 30 डिग्री इसका क्रांतिक कोण है तो 40 डिग्री पे भेज रहे हैं मानो, तो 40 डिग्री पे गई तो 40 डिग्री पे ही ये लौट कर आएगी।
तो फिर यहाँ भी क्या होगा 40 डिग्री ही, फिर ये ऐसे चलेगी किरण, और फिर ये क्या हो गया नॉर्मल, फिर ये ऐसे आएगी, और ये प्रकाश की किरण उस वस्तु पर, उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी जिस वस्तु को देखना है। अब इस वस्तु से, अब इस पे किरण पड़ी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसी रास्ते से यहाँ पे पहुँची जिसको हम लोगों ने देखा। तो देखा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि हम लोग उसी वस्तु को देख पाते हैं जिस वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित किरण हमारे नेत्र तक पहुँचती है। तो ये जो घटना हुआ वो किस कारण से हुआ, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हुआ। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हुआ, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो ये म्यू टू, ये म्यू वन है, ये जहाँ से प्रकाश ने चलना शुरू किया वो म्यू वन है, वो क्या है, तो डेंसर मीडिया है, और क्लाइडिंग क्या है, बाद में जा रही है क्लाइडिंग के करीब, तो ये है म्यू टू यानी रेयर मीडिया। तो म्यू टू बाई म्यू वन, तो ये साइन आई यहाँ हो गया, और ये क्या हुआ, तो ये हुआ साइन आर, और इक्वल टू म्यू टू क्या हुआ, तो म्यू टू हो गया रेयर मीडिया, म्यू आर हो गया क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग जो पेंट किया गया हुआ है उसका अपवर्तनांक, और म्यू वन क्या हो गया, तो म्यू वन हो गया इस पाइप का, इस कांच के पाइप या क्वार्ट्ज के पाइप का अपवर्तनांक म्यू डी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन हम लोगों को मिला आपके ऑप्टिकल फाइबर के लिए, यानी प्रकाशीय तंतु के लिए। तो ये अब प्रकाशीय तंतु किस घटना पर आधारित है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है प्रकाश ऊर्जा का संचरण। प्रकाश ऊर्जा का संचरण ये करता है किस पर, तो कम ऊर्जा हानि पर, कम ऊर्जा ह्रास पर यह अधिक से अधिक दूरी तक प्रकाश की एनर्जी को पहुंचाता है। दूसरा अगर देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे हजारों जो ऑप्टिकल फाइबर्स का एक बंडल बनाया जाता है, और उसको आपको पेट के अंदर आप उसको रख करके कुछ ऑप्टिकल फाइबर से प्रकाश को भेज सकते हैं, कुछ से बाहर निकाल के देख सकते हैं पेट के शरीर के अंदर की वस्तुओं को। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। फिर से विद्युत चुंबकीय एनर्जी को भी इसके द्वारा जो है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो है, चुंबकीय ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, तो ऐसे बहुत सारे यूज हैं। आजकल जो 5G जो संचार सेवा है, 5G कम्युनिकेशन सर्विस, उसमें भी आपका ऑप्टिकल फाइबर यूज में आ रहा है। तो इससे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाशीय तंतु क्या है, तो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक प्रकाशीय यंत्र है जो बहुत ही कम ऊर्जा की हानि पर प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, और इसको कैसे बनाया जाता है, तो शुद्ध कांच या उच्च क्वालिटी के कांच पर किसी पारदर्शी पदार्थ का क्लैडिंग करके इसको बनाया जाता है। और इस पाइप की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, तो 10 का पावर माइनस 6 mm के क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में। क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि उच्च क्वालिटी के कांच के पाइप जिसका त्रिज्या कितना होना चाहिए, तो 10 का पावर माइनस 6 मीटर। तो उच्च क्वालिटी के पाइप पर
पारदर्शी पदार्थ या कांच का ही पारदर्शी पदार्थ का क्लैडिंग करके, जिसको सिल्वरिंग जो आप लोग करते थे उसमें, तो ऐसा ही मोटा क्लैडिंग करके क्या बनाया जाता है, तो प्रकाशीय तंतु बनाया जाता है। प्रकाशीय तंतु बनाया जाता है। तो उच्च क्वालिटी के कांच के पाइप पर पारदर्शी पदार्थ का क्लैडिंग करके प्रकाशीय तंतु बनाया जाता है। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और आप अपने इसका एग्जाम यूज जो लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का संचरण कम ऊर्जा ह्रास पर होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी इसका उपयोग होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के नोट्स बना सकते हैं। और बात करते हैं आगे, तो आगे बात करते हैं हम लोग एक और अनुप्रयोग जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, जिसको डियर मिराज कह सकते हैं। डियर मिराज यानी आप कह सकते हैं उसको क्या, तो मृग मरीचिका। तो मृग मरीचिका भी जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो गर्मी के दिनों में जो आप लोगों को देखने को मिलता है, विशेषकर रेगिस्तान में। तो इसमें क्या होता है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसको कह सकते हैं क्या, तो मृग मरीचिका। क्या, तो मृग मरीचिका यानी डियर मिराज इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये अपना ये जमीन हो गया, ये धरती पर ये बालू के कण हो गए, और इस पर ये क्या हो गया, तो हवा का एक लेयर हो गया, इस पे हवा है। अब गर्मी के दिनों में हुआ क्या कि गर्मी के दिनों में बालू तो गर्म हो गया। बालू जब गर्म हो गया तो इसमें का जो नमी है वो नमी गर्मी के कारण उठ करके ऊपर चला गया, ऊपर वाले परत में चला गया। और यहाँ कोई अगर पेड़ है तो इसका जो वेपोराइजेशन हो रहा है, यानी जो ये वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, उसका भी जो मॉइस्चर है उसका भी नमी इसमें है। तो हवा का ऊपर वाला जो परत है, तो ये ऊपर वाला परत सघन माध्यम की तरह काम करने लगा, और नीचे तो हवा लगभग नहीं के बराबर हो गया, तो ये काम करने लगा विरल माध्यम की तरह। ये काम करने लगा विरल माध्यम की तरह। अब पेड़ की पत्तियों से किरणें चल रही हैं और ये सघन माध्यम में आ रही हैं। अब पेड़ के पत्तियों से चलने वाली किरणें सघन माध्यम में यदि आपतन कोण जो उनका होता है वो अगर बड़ा हो जाता है क्रांतिक कोण से, तो क्या होगा, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाने पर ये सघन माध्यम में आने वाली किरण सघन माध्यम को ही लौट जाएगी, सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाएगी। अब इस परावर्तित किरणों को यहाँ से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं। अब यहाँ से कोई किरण आ रही है, अब यहाँ से कोई किरण जो है वो आ रही है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, और यदि ये आपतन कोण जो है ये बड़ा हो गया क्रांतिक कोण से, ये आपतन कोण जो है आई ये बड़ा हो गया क्रांतिक कोण से, तो ये किरण का क्या हुआ, ये किरण सघन माध्यम में ही लौट गई, जिसे देखने पर यहाँ से आती हुई प्रतीत हुई, और इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। अब पेड़ का अब यहाँ पे क्या हुआ, तो ये किरणें यहाँ आई तो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे बन गया। अब यहाँ से हिरणों का झुंड जो है अगर यहाँ से देखता है तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि यहाँ पर पेड़ का जो है वो उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है, और ये हिरणों का झुंड जो है उसके लिए यहाँ पर आएगा और देखेगा कि यहाँ तो ये पानी नहीं है, ये तो झूठा इमेज बना हुआ है यहाँ पे। तो ये ऐसा भ्रम होता है, इसी को डियर मिराज कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या कि मृग मरीचिका क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना है। तो आप लिख सकते हैं क्या
कि गर्मी के दिनों में बालू के संपर्क का वायु गर्म हो जाता है और ऊपर उठ जाता है, जिससे वायु का निचला तल विरल माध्यम की तरह और ऊपरी तल सघन माध्यम की तरह काम करता है। पेड़ के पत्तियों से चलने वाली प्रकाश की किरणें यदि आपतन कोण से अधिक कोण पर आपतित होती हैं, यदि क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती हैं, तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी पेड़ की पत्तियों से चलने वाली प्रकाश की किरणें यदि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती हैं, तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इन परावर्तित किरणों को देखने पर पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है और उस स्थान पर जल के होने की अनुभूति होती है। तो इसी घटना को मृगमरीचिका के नाम से जाना जाता है। तो कई बार आपके परीक्षा में आ जाता है कि मृगमरीचिका क्या है, या प्रकाशीय तंतु क्या है, या ये किस घटना पर आधारित हैं, तो आप जो है इनका जवाब दे सकते हैं। अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कुछ और थ्योरी को,